बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन विज़न। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि हमारी जो आई है, ठीक है, उसके विज़न के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एक परसिस्टेंस ऑफ विज़न होता क्या है। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विज़न। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन के अंदर हम लोग बताते हैं कि हमारी आंख के अंदर जो इमेज है वो कितने टाइम तक बनी रहती है। ठीक है ना, द इमेज रिटेन इन द ह्यूमन आई फॉर ए 1/16 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के 100वें भाग जितने टाइम तक हमारी आंख के अंदर वो इमेज बनी रहती है, उसके बाद वो इमेज वहाँ से हट जाती है, उसके बाद एक नया इमेज वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक आंख थी, एक आंख के अंदर लगभग एक सेकंड के अंदर हम लोग लगभग 16 इमेजेस को प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 16 इमेजेस अगर एक आंख के सामने से निकलती है तो हम लोग उनको अलग अलग देख सकते हैं। अगर 16 से ज़्यादा अगर वो जाती है या 20 होती है, 20 से ज़्यादा होती है, तब हमारे लिए उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हमारी आंख के अंदर सिर्फ एक सेकंड के 16वें भाग जितनी देर के लिए इमेज बनी रहती है, उसके बाद वो इमेज वहाँ से हट जाती है। ठीक है ना, ये कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। कोई पूछता है सर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो भाई इसका जो एप्लीकेशन है वो सिनेमा के अंदर होता है। सिनेमा, जितने भी हम लोग मूवी देखते हैं या हम कोई कोई भी टीवी शोज देखते हैं, वो सारा का सारा बेस्ड है हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन के अंदर। अगर हम लोग मूवी देखते हैं, ठीक है, तो मूवी के अंदर क्या होता है कि एक आप लोगों ने देखा होगा 30 FPS, इवन आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं उस पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है 30 FPS। 30 का मतलब 30 पिक्चर यानी कि फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि हर सेकंड में लगभग वो कैमरा कितनी पिक्चर्स क्लिक करता है, 30 क्लिक करता है। यानी कि जब आप एक सेकंड का रिकॉर्डिंग करते हैं तब तक कितना इमेज रिकॉर्ड हो चुका है, 30। ठीक है, तो वो इमेजेस क्या करती हैं, एक के बाद एक ओवरलैप होती है। ठीक है ना, और एक सेकंड के अंदर कितनी हो गई, 30 इमेजेस हो गई। तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि एक के बाद दूसरा इमेज आ चुका है। जब आप यहाँ पर भी अगर टिक टिक 1 करते हैं, इतनी देर में 30 इमेजेस यहाँ से प्रोसेस हो चुकी थी। टिक टिक 1 के अंदर कितनी इमेजेस प्रोसेस हो चुकी, 30 इमेजेस प्रोसेस हो चुकी थी। और आप लोगों ने देखा कि ये जो स्मूथ ओवरलैपिंग हुआ, आप लोगों को कोई जिगजैग या हम कहें कोई हलचल आपको महसूस नहीं हुई कि ओवरलैपिंग के दौरान। ठीक है ना, 16 होती 17 होती तो हम लोगों को महसूस होता कि एक के बाद एक आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस इन 1 सेकेंड बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा प्रोसेस जो ओवरलैपिंग था या रिप्लेसिंग था वो स्मूथ होता हुआ चला जाता है। तो 30 फ्रेम बहुत आइडियल होता है। ठीक है ना, किसी भी मूवी के अंदर हम लोग जो प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, कुछ हाई स्पीड कैमरा भी आते हैं, कुछ हाई स्पीड कैमरा भी आते हैं जो 30 फ्रेम की बजाय 100 फ्रेम पर सेकेंड भी वो क्लिक कर सकता है, या हम कहें 200 फ्रेम पर सेकेंड। यानी कि जो मोशन पिक्चर्स होती हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं मूवी रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि जब वो एक्शन सीन वो जब शूट करे तो उन एक्शन सीन को वो बहुत स्लो करके दिखा सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब वो हाई फ्रेम के ऊपर उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको स्लो फ्रेम के ऊपर उनको चलाकर दिखा सकते हैं कि एक्शन बहुत धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, मतलब कि बहुत स्पेशल इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन का सहारा लेते हैं। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। ठीक है, या पावर ऑफ अकोमोडेशन।
देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन हमें बताता है एबिलिटी किसकी, आँख की, कि वो कहाँ कहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है, देख सकती है, ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई, इट कैन फोकस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि अलग अलग जगह पे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको वो फोकस कर सके। तो पता चलता है कि सबसे पास, ठीक है ना, वो कहाँ फोकस कर सकती है, नियर पॉइंट, सबसे नज़दीक वो कर सकती है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है ना। ये सबसे कम दूरी होनी चाहिए हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर हम लोग लगभग 25 सेंटीमीटर की बात करें तो ये कितना है, अगर आप इस पेज की विड्थ देख रहे हैं लगभग 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। A4 शीट जो पेपर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये कितना है, लगभग 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 21 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे कर देता हूँ, ये बोर्ड की जो लेंथ है अप्रोक्स अप्रोक्स वो कितनी हो जाती है, 23 से 24 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। लगभग एक बोर्ड की जितनी दूरी पर हम लोगों ने एटलीस्ट ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी जोर की आंखों पे हम लोग उसको बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है भाई। फिर पूछा कि सर फार पॉइंट क्या होता है, कि सबसे दूर कहाँ देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, मतलब कि जहाँ पे लाइट रखा स्टार्स है जहाँ तक हम लोग पहुँच भी नहीं सकते वहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। यानी कि हमारा जो अकोमोडेशन है, हमारी आँख की जो एबिलिटी है वो एक 20 सेंटीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट तक फोकस कर सकती है, ठीक है ना। ये जो 25 सेंटीमीटर लिखा है इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, और बुक के अंदर इसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। अब काफ़ी बारी जब डिफेक्ट अराइज होता है बच्चों आँख के अंदर, तो वो इस वजह से होता है कि जो ये नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है या ये फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये नियर पॉइंट अगर बदल जाए और ये फार पॉइंट अगर बदल जाता है तो ऐसे डिफेक्ट्स अराइज हो सकते हैं आँख के अंदर, कि हमें पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट नज़र ना आए या दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम लोगों को नज़र ना आए, ठीक है। तो डिफेक्ट इन विजन के अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला है हमारा मायोपिक डिफेक्ट, दूसरा हमारा हाइपर मेट्रोपिक डिफेक्ट, थर्ड हमारा प्रेस बायोपिया, फोर्थ हमारा एस्टिग्मेटिज्म, और लास्ट हमारा कैटरेक्ट, ठीक है। इन सब के ऊपर हम लोग बारी बारी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे मायोपिक डिफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मायोपिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी आंख है ना, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो बहुत आसानी से देख सकती है, लेकिन जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको देखने में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इन मायोपिक डिफेक्ट आई कैन फोकस the nearby objects but difficult to focus
ऑन फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? भाई मायोपिक डिफेक्ट का एक नाम और है जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है ना, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। आपकी बुक के अंदर जो भी मिलता है उन सब का मतलब एक ही है। यानी कि नियर वाला पॉइंट तो उसके लिए ओके ओके, नियर वाला पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट ओके है, फार पॉइंट जो है नॉट ओके। यानी कि पास रखी हुई चीजें तो आसानी से देख सकता है, लेकिन जो दूर रखी हुई चीजें हैं उनको देखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यह लिखा इन मायोपिक डिफेक्ट आई कैन फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, ऐसे डिफेक्ट को हम लोगों ने बोला मायोपिक डिफेक्ट। ठीक है, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? ठीक है, कह रहा है कि भाई जो आईबॉल साइज है, आंख का जो साइज है वो सडनली इंक्रीज कर जाए। आईबॉल साइज सडनली इंक्रीजेस। सडनली इन द सेंस मतलब कि एकदम से नहीं कि 1 मिनट में इंक्रीज हो गया, नहीं। ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज होती है बच्चों के अंदर, ये डिफेक्ट बहुत कॉमन है। ठीक है ना, चाइल्ड एज के अंदर मायोपिक डिफेक्ट, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज होती है। उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा बहुत पास की चीज़ों को बार बार देखता है, ठीक है, तो होगा क्या कि उसकी आंख का जो साइज है स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसकी आंख के ऊपर इमेज बनने से पहले बन जाती है। ठीक है, तो जब तक उसके रेटिना तक इमेज पहुंचती है, लाइट पहुंचती है, तब तक वो ब्लर हो चुकी होती है। ठीक है ना, फंडा क्लियर है? बात समझ में आया? दूसरा क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनका वीक हो जाना। ठीक है ना, इन दो की वजह से क्या हो सकता है भाई? हमारा मायोपिक डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है भाई, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, ये सिलेरी मसल्स क्या करेंगी भाई कि भाई जो हमारा जो लेंस था ना, उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने में उसको दिक्कत होगी। उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने में उसको क्या होगी? परेशानी होगी। जैसे कि मैं बात करूं, एक मिनट, कि हम लोगों ने अपने लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखा था कि ये हमारा आई था। ठीक है बच्चों, और ये हमारी सिलियरी मसल्स थी। ठीक है, अब ये सिलियरी मसल्स एडजस्ट कैसे करती थी कि इसकी थिकनेस ऐसे दबा के बढ़ा सकती थी, ऐसे खींच के वो कम कर सकती थी। अगर ये सिलियरी मसल्स ही काम नहीं करेंगी ना, ये सिलियरी मसल्स काम नहीं करेंगी, तो इसकी थिकनेस जैसी थी वैसी बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर ये इसको ऐसे दबा के रखेगी तो ऐसे दबी रहेंगी, ऐसे खींच के रखेंगी तो ऐसे खींचे ही रहेंगी। क्लियर है? तो अगर इस लेंस की थिकनेस ज़्यादा हो जाए तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि ये सारा का सारा काम किसने करना था? सिलेरी मसल्स ने करना था, लेकिन वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाने की वजह से मायोपिक डिफेक्ट अराइज हो जाता है। ठीक है, सिलेरी मसल्स वीक हो गई तो हम कहेंगे फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। ठीक है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब लेंस की थिकनेस बढ़ गई। उस केस में ये हमारा डिफेक्ट मायोपिक होगा। ठीक है, करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन ऑफ मायोपिक डिफेक्ट। ठीक है, मायोपिक डिफेक्ट को हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो, नियर पॉइंट तो ओके है, फार पॉइंट नॉट ओके, यानी कि उसको दूर वाली चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारा आई हो गया बच्चों। ठीक है ना,
अगर नॉर्मल आई की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों, नॉर्मल आई की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल आई के लिए रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी आई है, नॉर्मल आई है बच्चों। तो नॉर्मल आई के लिए तो रे कहाँ पे जाके बनाएगी इमेज, रेटिना के ऊपर बनाएंगे, यानी कि सारी की सारी इमेज कहाँ पे आके मिली, रेटिना के ऊपर आकर मिली, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म ऑन रेटिना बाय नॉर्मल आई। अगर इसकी जगह पे मायोपिक आई होती तो क्या होता, इसकी जगह पे अगर मायोपिक आई होता तो क्या होता, उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि फिर से रेस कहां से चलकर आ रही है, इन्फिनिटी से चल के आ रही है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अगेन, रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये कौन सी आई है, मायोपिक आई है बच्चों। अब होगा क्या कि रेज है ना, साइज बढ़ गया, यहां फोकस करनी थी इससे पहले फोकस कर गई, अब यहां फोकस करके तो ये रे जब आगे की तरफ ऐसे बढ़ेंगी ना, तो ये यहां पर इमेज कैसा बनेगा, ब्लर इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, ब्लर इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। और रेटिना किसका था, मायोपिक आई का था बच्चों, किसका था, मायोपिक आई का। यानी कि उसे इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, ब्लर नजर आ रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है कैसा, ठीक है ना। यानी कि हुआ क्या कि जो उसका फार पॉइंट था, फॉर मायोपिक आई के लिए बात कर रहा हूं, कि जो फार पॉइंट है ऑफ मायोपिक आई कम क्लोजर, यानी कि वो पास आ गया। अब वो इनफाइनाइट ना रह के क्या हो गया, यानी कि इट मीन्स फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई बिकम्स फाइनाइट, यानी कि इसके लिए क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया। फंडा क्लियर है। यानी कि वो कहीं यहां पर आ गया, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से ऐसे पास लाता जाए पास लाता जाए, यहां पर लेकर आए ना, तो हम लोगों ने देखा कि यहां से अगर रेज ऐसे गई, बच्चों ब्लैक लाइन से दिखा रहा हूं, अगर रे ऐसे गई तो ये इमेज कहाँ बनाएगी, रेटिना के ऊपर बनाएगी, ठीक है ना। यानी कि फाइनाइट यहां पर उसका पॉइंट हो चुका था, फार पॉइंट उसका क्या हो चुका था, फाइनाइट, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे पास ले आए तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, शार्प बनेगी, ठीक है। इस डायग्राम को चाहे आप दोबारा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लेंस हो गया। मान लो यहां पे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ठीक है ना। और ये फार पॉइंट कैसा है, फाइनाइट है बच्चों, ठीक है ना। अब इससे रे चलकर आती है, इससे रे चलकर ऐसे आती है, तो हम देखेंगे कि ये रे कहाँ पे जाके मिलती है, रेटिना के ऊपर जाके मिलती है, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, यानी कि इमेज फॉर्म्ड हो गई ऑन रेटिना, क्लियर है।
यानी कि हम लोगों ने क्या करना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम लोगों ने इसके लिए क्या करना है, एक ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वो यहाँ पर दिखे। किसके लिए? मायोपिक आई के लिए। किसके लिए? मायोपिक आई के लिए वो यहाँ पर नज़र आए, एक फाइनाइट पॉइंट के ऊपर नज़र आए। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसके लिए करें क्या? इसके लिए हम लोग लेते हैं एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है। ठीक है, लाइट को डाइवर्स करेगा तो क्या करेगा भाई? लाइट को डाइवर्स करेगा तो क्या करेगा, देखते हैं। ठीक है ना, लेंस कौन सा यूज करेंगे? कॉनकेव। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख कर रहा हूं कॉनकेव लेंस is used for the correction of myopic defect। ठीक है, कैसे करेक्ट करेगा? ठीक है, देखो ये हमारी मायोपिक आई हो गई। ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, रेज अभी भी कहाँ से चलकर आ रही है? इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी वाली चीज़ों से नज़र नहीं आ रही थी, तो इसके सामने हम लोगों ने कौन सा लेंस रख दिया? हम लोगों ने रख दिया कॉनकेव लेंस। थोड़ा सा बस बड़ा दिखा रहा हूँ, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, रेस कहाँ से चल के आएगी बच्चों? इन्फिनिटी से चल के आएगी। ठीक है, ये भी रे कहाँ से चल के आ रही है? इन्फिनिटी से। ये भी रे कहाँ से चल के आ रही है? इन्फिनिटी से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है भाई, अब क्या करेगा? कॉनकेव लेंस लाइट को क्या कर देगा? ऐसे डाइवर्स करा देगा, यानी कि ऐसे लाइट को वो क्या करा देगा? डाइवर्स करा देगा। ठीक है ना, लेंस थोड़ा सा यहाँ बड़ा दिखा दिया हम लोगों ने, लेकिन एक्चुअल में ये आँख का लेंस भी थोड़ा सा बड़ा दिखा दो भाई, हमारी इजीनेस के लिए। ठीक है ना, ठीक है। अब ये रे इस आई के लिए कहाँ से चलकर आ रही है? यहाँ से चलकर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज रेटिना पे कैसी बनेगी? शार्प बनेगी। यानी कि कॉनकेव लेंस ने क्या करा? लाइट को डाइवर्स कर दिया। कॉनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट and form a virtual image at the far point of myopic eye। यानी कि ये क्या हो गया? फार पॉइंट हो गया मायोपिक आई के लिए, क्योंकि इससे दूर तो उसे नजर आएगा, यहां तक वो क्लियरली देख सकता है, नजर आ सकता है उसको, तो ये क्या हो गया उसके लिए? फार पॉइंट हो गया मायोपिक आई का। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, बात क्लियर हुई? अब ये रे कहाँ जाएगी? सीधे सीधे रेटिना के ऊपर जाएगी। ये सीधे सीधे रे कहाँ जाएगी बच्चों? रेटिना के ऊपर जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर एक शार्प इमेज फॉर्म होगा ऑन रेटिना। क्लियर है? बात आप लोगों को समझ में आई? फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि हम लोगों ने करेक्शन करना है अगर मायोपिक डिफेक्ट का, तो हम लोगों ने एक कॉनकेव लेंस का यूज करना है। ठीक है, तो मायोपिक डिफेक्ट को आप पहचान सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है ना, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मायोपिक डिफेक्ट?
ठीक है ना। अगर उसे पास रखी हुई चीजें ठीक ठाक नजर आ रही है, यानी कि इफ ही और शी कैन रीड बुक, रीड्स द बुक, ठीक है ना। और डिफिकल्ट टू सी फार ऑब्जेक्ट, दूर के रखे ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत है लेकिन बुक्स वो पढ़ सकती है। अगर ये दोनों सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो डिफेक्ट कैसा है बच्चों, मायोपिक डिफेक्ट है, ठीक है ना। पास रखी हुई चीज़ें तो ठीक है, दूर रखी हुई चीज़ों के लिए दिक्कत है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसको मायोपिक डिफेक्ट है, ठीक है ना, वो कार या गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, कैन नॉट ड्राइव कार, ठीक है, क्योंकि उसे दूर रखी चीजें तो धुंधली नजर आएंगी। मान लो कार खुद चला रहा है, सामने वाली कार उससे दूर है तो उसे नजर नहीं आएगा, ब्लर नजर आएगा कि कार छोटी है कि बड़ी। जब वो बिल्कुल पास आ जाएगी तब पता चलेगा अरे ये तो ट्रक आ रहा है, मतलब कि थोड़ा लेट हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और मिसहैपनिंग हो गई। तो ये कंफर्म कर लेना आप लोग कि अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उसके चश्मे को टच करके फील करके देख लेना कि लेंस कौन सा है, मायोपिक है, सॉरी कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। अगर लेंस कॉनकेव है तो उसको मायोपिक डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो बड़ा संभल कर, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे डिफेक्ट के ऊपर जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट के अंदर। देखो मायोपिक डिफेक्ट के अंदर हम लोगों ने समझा, मायोपिक डिफेक्ट के अंदर हम लोगों ने समझा था कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको पास का तो नज़र आ रहा है, दूर का देखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट is not able to see nearby objects, यानी कि उसको पास रखे हुए ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। बट कैन सी क्लियरली फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब कि उसका जो नियर पॉइंट है, पास रखी हुई चीजें तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, नॉट ओके। और फार पॉइंट जो था उसका ओके ओके, ठीक है ना। तो नियर बाय में उसको प्रॉब्लम है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोकस नहीं कर पा रहा, नॉट फोकस, कैन नॉट फोकस, ठीक है ना। फार प्लेस्ड के ऊपर, फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या कर पा रहा है, फोकस कर पा रहा है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई के लिए तो 25 सेंटीमीटर था, लेकिन एक हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट के लिए क्या हो गया कि वो नियर पॉइंट दूर चला गया। नियर पॉइंट कहाँ चला गया, दूर चला गया, ठीक है। कैसे समझे इस बात को, एक नॉर्मल आई की बात करते हैं, नॉर्मल आई का केस लेके बात करते हैं। ये हमारा आई हो गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि नॉर्मल आई के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल।
ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से रे चलेंगी बच्चों, और इमेज कहाँ बनाएगी, रेटिना के ऊपर बनाएगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं शार्प इमेज फॉर्म ऑन रेटिना बाय नॉर्मल आई, यानी कि हेल्थी पीपल है उसकी आई ने जो इमेज बनाई वो शार्प बनी, तीनों के तीनों रे यहाँ पर आकर मिली। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कहलाता हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट की आई की वजह से क्या होगा, फॉर हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट आई या हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, देखो आई बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि डी 25 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये रे ऐसे चलकर गई बच्चों। ठीक है, अभी तीनों की तीनों रे कहीं पीछे जाकर मिलती है, यानी कि रेटिना से पीछे जाकर मिलती है, यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो इमेज यहाँ पर कैसी बनेगी, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। ठीक है ना, या लिख लेना ब्लर इमेज फॉर्म ऑन रेटिना बाय हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर रे आके मिलती हैं, रेज मीट बियॉन्ड द रेटिना। ठीक है ना, और मायोपिक डिफेक्ट के अंदर क्या हो रहा था, मायोपिक डिफेक्ट के अंदर कि रे पहले मिल रही थी, ये रे आप देखेंगे रे मीट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्लियर है, यानी कि यहाँ रेटिना से पहले बन रही थी और यहाँ पर रेटिना के पीछे बन रही हैं, तो दोनों ही केस में यहाँ इमेज कैसा होगा, ब्लर होगा। ठीक है ना, ये जो इमेज यहाँ पर मिल रहा है वो कैसा होगा, ब्लर होगा। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि भाई अगर हम लोगों ने देखा कि ये पॉइंट या ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे दूर ले जाएं, ठीक है ना, ये ऐसे दूर ले जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर इमेज शार्प बनती है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट कीप मूव अवे फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां से दूर मूव करा दे, देन ए शार्प इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, यानी कि फिर रेटिना के ऊपर एक शार्प इमेज बन जाएगा। कहने का मतलब क्या था कि ये तो हम बात करें डी डिस्टेंस था और ये हमारा डायग्राम बना लें। ठीक है भाई, ये सिर्फ डायग्राम है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बच्चों। ठीक है ना, कह रहे हैं कि ये तो डी डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, हम लोगों ने क्या करा कि डिस्टेंस बढ़ा दिया और ये बना लिया x। ठीक है, ये कितना कर लिया x। ठीक है, बात क्लियर हुई,
बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहां अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा, यहां हम लोगों ने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, तो हम लोग देखते हैं कि इसका शार्प इमेज कहाँ बनता है, हमारे रेटिना के ऊपर आके बनता है। ठीक है ना, शार्प इमेज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए एक शार्प इमेज बनती है। कब कब बनती है भाई, कि जब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को डी यानी कि 25 सेंटीमीटर से उठाकर हम लोग कहाँ ले गए, दूर ले गए। ठीक है ना, इमेज तब बनी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम आई। ठीक है ना, यानी कि इसका फॉर पॉइंट शिफ्ट, सॉरी नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, नियर पॉइंट हो गया ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई। ठीक है ना, नॉर्मल आई के लिए तो कितना था 25 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया x, यानी कि x बड़ा होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से बड़ा कितना भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर हो सकता है, 40 सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है ना भाई, 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, यानी कि नियर पॉइंट उसका शिफ्ट हो गया, पास से कहाँ चला गया, दूर चला गया। ठीक है ना, फंडा समझ में आया, बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब देखो अगर बुक उसने पढ़नी है तो 50 मीटर या 50 सेंटीमीटर की दूरी पे तो रख नहीं सकता हाथ से पकड़ के, कि ऐसे दूर रखिएगा 50 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, फिर वो उठ के जाएगा, फिर पेज पलट के फिर बैठेगा। बुक्स उसने हाथ में पढ़नी है, हाथ में पकड़ के वो पढ़ना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे और उसकी इमेज यहाँ पर बने। तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, करेक्शन is done by using convex lens, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस कैसे हेल्प करेगा बच्चों, ये हमारी आई होगी बच्चों। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, नियर पॉइंट था नॉर्मल आई का, और ये फार पॉइंट, यानी कि डी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर बच्चों, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, x। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया? अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या रखना है, एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है आपके बिल्कुल सामने। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो क्या होगा, रे ऐसे जाएंगी, ये क्या करेगा, लेंस इस रे को बेंड कर देगा हल्का सा। अब ये रे कहाँ से चलते नजर आएंगी, यहाँ से चलते नजर आएगी। सेम यहाँ पर भी होगा कि इस रे को ऐसे इसने बेंड कर दिया, लेंस थोड़ा सा बड़ा बना ले भाई। ठीक है ना, ठीक है ना, इस रे को इसने क्या करा, ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, तो ये रे अब ऐसे बेंड हो गई, किस पे गई, आई लेंस के ऊपर गई। अब इस आई लेंस को ये रे कहां से चलती नजर आ रही है, यहां पर चलती आ रही है, यानी कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना, इस रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनी। ठीक है ना, वर्चुअल इमेज क्या बनी, एट नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है ना, अब इस आंख को ये रे यहां से चलती नजर आ रही है, और इसकी इमेज कहां बन जाएगी बच्चों, रेटिना के ऊपर अब बन जाएगी। क्लियर है ना, तो शार्प इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, क्लियर है?
तो करेक्शन करने के लिए हम लोगों ने यूज करा कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है सर, अब हर पर्सन की आंख तो अलग अलग होती है, हर एक का ये नियर पॉइंट फार पॉइंट भी अलग अलग होगा, तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करें कि किस फोकल लेंथ का यूज करेंगे। तो भाई हमें लेंस फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। यू कितना हो गया बच्चों, देखो इधर रखा हुआ है माइनस का 25 सेंटीमीटर, वी कितना है माइनस का एक्स, एफ निकाल सकते हैं भाई बड़ी आसानी से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, 1/f 1/v कितना है माइनस का x माइनस ये कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग d भी लिख सकते हैं, तो माइनस का d। ठीक है ना भाई, 25 सेंटीमीटर को हम लोग d भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो ये 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/x, ये प्लस का 1/d हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/f, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा x इंटू में d, यहाँ पे आ जाएगा d, वो भी माइनस का प्लस का x। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू x माइनस का d अपॉन में एक्स डी, क्योंकि प्लस का x था माइनस का d था, f हो जाएगा एक्स डी अपॉन में x माइनस डी। क्लियर है बात, आप लोगों को समझ में आई। तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं हमारे हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट के अंदर, और ये जो फोकल लेंथ आएगी ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए आएगी। आप कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। हम लोग पीछे वापस जाते हैं और हम लोग यहाँ पर, कहाँ गया हमारा पेज, ये रहा, एक मिनट बच्चों, ये हमारे पास लेंस था, इस कॉनकेव लेंस की हम लोगों ने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस यूज्ड इन मायोपिक डिफेक्ट। ठीक है ना, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था मायोपिक डिफेक्ट के अंदर, मायोपिक डिफेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था बच्चों, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे। हम लोग बोल रहे हैं रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, इमेज कहाँ बन रही है, एट डिस्टेंस x बना लेते हैं, एट डिस्टेंस x, मतलब ये गैप और ये गैप ना के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x। ठीक है ना, तो u कितना हो गया हमारे लिए, u माइनस का इन्फिनिटी, v कितना हो गया माइनस का है, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हमें पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1/f 1/v वो भी माइनस का 1/x माइनस का 1/इन्फिनिटी। ठीक है ना, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/x। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, आप लोगों ने अब कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ फॉर्मूले में पुट करा तो विद साइन हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी है। अगर आप लोगों के पास अब क्वेश्चन आता है, बोल दे कि फॉर ए मायोपिक आई द फार पॉइंट इज
60 या हम बोल दे 2 मीटर, कितना बोल दे 2 मीटर बोल दे, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि भाई कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, x कितना हो गया 2 मीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस ऑफ x, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कितना गया माइनस का 2 मीटर, ठीक है। सम टाइम वो पूछ लेता है कि पावर क्या होगी, तो पावर होती है 1 में फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। तो पावर यहाँ पर निकाल सकते हैं 1/2 मीटर, यानी कि 0.5 डायोप्टर, और 2 मीटर बच्चों माइनस का है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये माइनस का 5 डायोप्टर। फंडा क्लियर है। अगर बोल दे क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि फॉर हाइपर मेट्रोपिक आई के लिए बात करता है कि उसका जो फार पॉइंट है, ठीक है ना, बिकम्स फाइनाइट, फाइनाइट हो गया, एंड इट इज 20 मीटर, ठीक है ना, कितना हो गया 20 मीटर हो गया, या हम कहें इसको 50 सेंटीमीटर लिख लो। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। भाई देखो हाइपरमेट्रोपिक आई है तो करेक्शन लेंस कौन सा होगा, बिल्कुल सही कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, एक्स डी अपॉन में एक्स माइनस डी, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिलेशन निकाला है बच्चों कि ये आएगा हमारे पास फोकल लेंथ एक्स डी अपॉन में एक्स माइनस डी, ठीक है भाई। अब x कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, d कितना है 25 सेंटीमीटर। आपने साइन कन्वेंशन अब फॉलो नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फॉलो कर लिया था। सीधा रख दो, x की वैल्यू 50, d की वैल्यू 25, 50 में से 25 गए कितने बच गए 25, कट गया, f कितना गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कैसा आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो लेंस कैसा होगा कॉन्वेक्स हो गया। अगर वो पूछ रहे पावर क्या होगी, तो पावर होती है 1 में फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है ना भाई। तो पावर यहां पर होगी 1 में 50 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, कट करने पर आ गई पावर प्लस का 2 डायोप्टर। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, देखो ये प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट है वो ओल्ड एज के अंदर आता है, ठीक है ना। जो जितने भी हमारे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं जिनकी उम्र लगभग 50 से ऊपर हो जाती है, ठीक है ना, उनकी जो सिलियरी मसल्स होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, ठीक है। अब वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स ऑलमोस्ट स्टॉप, मतलब वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना, रुक जाता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो लेंस था उसकी थिकनेस चेंज नहीं होती, ठीक है। द थिकनेस, या हम कहें फोकल लेंथ ऑफ थिकनेस ऑफ द लेंस नॉट चेंज, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही, जैसे ये हमारी आई है बच्चों, ठीक है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये हमारी आई है, इसके सामने अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसकी इमेज तो रेटिना पे बन गई, ठीक है ना, यानी कि ये डिस्टेंस x था। अगर ऑब्जेक्ट इससे पास हो या इससे दूर हो, दोनों ही केस में इमेज अब रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है ना, यहाँ के लिए तो ठीक था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है या ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है ना, तो इस दोनों कंडीशन के अंदर इमेज नॉट फॉर्म ऑन रेटिना, ठीक है। तो दोनों केस के अंदर हमारी इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं होगी, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जस्ट आइडिया दे रहा है भाई, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। प्रेस बायोपिया अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग स्केल का होता है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? यानी कि रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, या तो रेटिना से पहले बनेगी या रेटिना के बाद बनेगी, ठीक है ना। तो करेक्शन करने के लिए क्या करें कि हम लोग एक बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। बायफोकल लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग द प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब लेंस का क्या खास है उसमें, देखो दूर देखना हो तो लेंस कैसा चाहिए, कॉनकेव। पास देखना हो तो लेंस कैसा चाहिए, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं दूर देखने के लिए लेंस कैसा होना चाहिए, कॉनकेव। पास देखने के लिए लेंस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। फंडा क्लियर है। तो अब हम लोग एक लेंस बनाते हैं, डायनामिक लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें आधा जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ये होता है कॉनकेव, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब वो दूर देखेगा तो आंख है ना ऐसे सीधी करेगा, ठीक है ना, आंख ऐसे सीधी करेगा तो इस वाले पोर्शन से देखेगा, तो दूर का ऑब्जेक्ट उसे क्लियर नजर आएगा। जब उसने बुक्स पढ़नी है, कुछ और करना है, तो वो आंख को थोड़ा नीचे की तरफ करेगा, तो अब वो किससे लेंस से देखेगा, कॉन्वेक्स लेंस से देखेगा। तो ये दोनों शॉर्ट आउट प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास, ठीक है ना, एक सिंगल लेंस से। और ऐसे डिफेक्ट को हम लोगों ने बोला प्रेस बायोपिया। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों के समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नए डिफेक्ट के ऊपर जिसका नाम है एस्टिगमेटिज्म, ठीक है, जिसका नाम है एस्टिगमेटिज्म। देखो क्या कहता है इस डिफेक्ट के अंदर, कहता है कि एक पर्सन है, अगर उसके आई शेप के अंदर या आई बॉल साइज के अंदर ही थोड़ा सा डिफेक्ट हो, उसकी मतलब कि जनरली आंख कैसी होती है, बिल्कुल गोल होती है, ठीक है ना, द शेप ऑफ आई ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है ना, और अप्रोक्स डायमीटर जो होता है आंख का वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक वेरी कर जाता है, ठीक है ना, 2.3 से लेकर 2.5, ठीक है ना, अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, ठीक है भाई। अब क्या होता है
कि काफ़ी बारी जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में अगर अनइवन उभार हो, ठीक है ना, यानी कि प्रोजेक्शन या डिप्रेशन हो, ठीक है ना, अगर हम बोले द नेचर या हम कहें द कॉर्निया ऑफ अनइवन सरफेस या नेचर, सरफेस ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कॉर्निया का नेचर, सरफेस कैसा हो, अनइवन हो, कुछ जगह पे उठा हुआ, कुछ जगह पे दबा हुआ हो। एक हेल्दी आई के लिए बात करें तो हेल्दी आई का जो कॉर्निया होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। फॉर हेल्दी आई के लिए जो कॉर्निया होता है, आँख होती है, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। अगर किसी की बात करें, अगर उसमें कॉर्निया में डिफेक्ट है तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर कॉर्निया कैसा है, ऑफ अनइवन सरफेस, कई जगह पे वो उठा हुआ, कई जगह पे ये दबा हुआ है। तो अगर ऐसा हम लोगों को कॉर्निया नज़र आता है तो उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट होगा, ना उसे मायोपिक डिफेक्ट होगा। लेकिन अगर उसके सामने ऐसे बहुत सारी वर्टिकल्स लाइन या बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे रख दी जाएं तो ये बिल्कुल पैरेलल नज़र ना आके उसको कैसी नज़र आएगी, ये उसे ऐसी नज़र आएंगी, थोड़ी सी कर्व नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं फॉर एस्टिग्मेटिज्म आई द लाइंस लुक्स इन कर्व शेप, ठीक है, वो उसको कर्व शेप के अंदर नजर आती है। तो इसके करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग द एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। बात क्लियर हुई, समझ में आया। आगे बढ़े, एक क्लास है हमारे पास कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट को मोतियाबिंद भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि ये भी ओल्ड एज की केस में ही नजर आता है, जो लोग बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स हम लोगों को जो प्रेफरली नजर आते हैं वो ओल्ड एज के अंदर ही नजर आते हैं। ऐसा क्या होता है कैटरैक्ट के अंदर, कहते हैं कि हमारा जो आई लेंस होता है, आँख के अंदर जो लेंस होता है, आँख के अंदर जो लेंस होता है, ये एक तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, एक तरह के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ओवर द एज, ओवर द एज एक वाइटिश लेयर बन जाती है ऑन द लेंस, ठीक है ना, ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन की एक वाइटिश लेयर यहाँ पर बन जाती है। अब लेंस हमें कैसा नजर आएगा, बिल्कुल वाइट वाइट कलर का नजर आएगा, ठीक है ना। अब ये वाइटिश कलर का बन गया तो रेस तो ऐसे आ रही है पीछे से, ठीक है, लेकिन ये रे आगे की तरफ नहीं जा पा रही, ठीक है ना। द रे इंसिडेंट ऑन लेंस, ये वाली बात यहाँ पे लिखते, द रे इंसिडेंट on lens does not reaches to the retina, ये रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अगर रेटिना तक नहीं पहुंचेगी
तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हियर द नो इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कोई रे पहुंची नहीं, तो हमारे लिए क्या हो गया कि बाहर की दुनिया बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होगी, हमें कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन कराकर ये वाली या तो लेयर हटाते हैं या ये पूरा का पूरा लेंस चेंज कराते हैं। ये लेंस आजकल एक तरह की सिली या टिश्यू का बना होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि हमारा ये वाला नेचुरल लेंस होता है। तो काफ़ी बार इसको ऐसे धोकर निकाल देते हैं या यहाँ मेम्ब्रेन यहाँ से हटा देते हैं या इस पूरे के पूरे लेंस को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है भाई। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्ट थे जो हमारे विजन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो डिफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस करे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे थे हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है ना। बात क्लियर हुई, समझ में आया। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, हमारे कॉर्निया से होती है, क्योंकि ये एयर है और ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है ना। ये हमारे पास एयर होगी और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एयर रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ होगी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एयर कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, एट द इंसिडेंस ऑफ कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट एट द कॉर्निया। फिर बाकी चीज़ों का काम क्या है, ये बाकी के जो मीडियम है, यहाँ विट्रस ह्यूमर हो गया, सॉरी एक्वस ह्यूमर हो गया, लेंस हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं कि लाइट को रेटिना तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। फंडा क्लियर, समझ में आया। आप लोग कीजिएगा, स्टिल कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है।